नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों फाइनली आप सभी लोग के डिमांड पे आज से आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट लूसेंट का शुरू हो जाएगा। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है सेट नंबर 1 है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट है सेट नंबर 1 है। आपका जो पेज नंबर 1 से लेकर के 20 तक लिया गया है। आप याद रखिएगा, कम से कम हम 30 दिन में या फिर 1 महीना में हम लूसेंट को ख़त्म करने या फिर समाप्त करने का पूरा कोशिश करेंगे। और आप सभी लोग कंटिन्यू डेली बेस पे आप सभी लोग वीडियो देखिएगा। अगर आपने लूसेंट पढ़ा तो होगा ही, पहले से बहुत दिनों से आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को आंसर करना है। और ये सभी एग्जाम के लिए है। अगर आप सभी लोग एनटीपीसी, बिहार एसआई, पीटी, उसके बाद एसएससी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, मतलब देखा जाए तो लूसेंट आपके सब जो है वो सभी जीएस में काम आता है। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप स्कोर बताएंगे तो कल कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का। ठीक है, पीडीएफ अगर आप बोलेंगे तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो आप सभी लोग लाइक करिए, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जो रेगुलर का अपडेट है वो समय समय से मिलता रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें थोड़ा सा डिटेल वगैरह नहीं लिया गया है, कल से आपका डिटेल लिया जाएगा। बस आप सभी लोग इन 50 प्रश्नों को देखिए, 1 से 20 तक पेज में आपको लिया गया है। ठीक है, देखिए आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, अब आप सभी लोग को समय दिया जाएगा 4 से 5 सेकेंड का, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का। चलिए पढ़ के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को खील कहा जाता है। यही आपका इसमें असत्य है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में निम्न में से किसके लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय। गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है यहाँ से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। बताइए, बलिदान विधि का वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद आप सभी लोग का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा का वर्णन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। कहाँ पे? अथर्ववेद आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास का स्रोत हमें प्राप्त होता है किससे। बताइए, इन 2 प्रश्न यानी 2 ऑप्शन में से ही बताइए, दोनों में से कोई एक ही सही है। तो चलिए 4 ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया जाएगा। तो देखिए 5वें का उत्तर देखा जाए तो आपका कल्प सूत्र हो जाएगा, यानी जैन साहित्य का जो प्रारंभिक इतिहास का स्रोत है वो हमें कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है हेन स्वांग ने निम्न में से किस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी यू की आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा डी, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गुप्त शासक का वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। इनमें से पूछा गया है कौन सा मिलान है जो आपका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एहोल अभिलेख समुद्रगुप्त। यही आपका ऑप्शन जो है गलत है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया है उस काल को क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। तो इसको हम प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, यानी जिस घटनाओं या फिर जिस काल में कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं।
अगला प्रश्न है 11 नंबर, गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख देखा जाए तो आपका ऋग्वेद में है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य से खोला गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी, गुजरात हो जाएगा उत्तर। नोट डाउन कर लीजिए, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो इसका उत्तर सभी ने आंसर अब तक कर दिया होगा, ग्रिल्ड पद्धति या फिर जाल पद्धति, इसी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? तो सही आंसर आपका पिग्गट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिग्गट आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 15 नंबर, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था किसमें? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। भारत आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल था कब से कब तक? कब से कब तक उत्तर वैदिक का कार्यकाल था? तो इसका उत्तर सभी ने किया होगा, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। बीसी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पई संदर्भ में मिला है किस में? कहाँ से ये आपका प्राप्त हुआ है हाथी दांत का पैमाना? तो देखिए इसका उत्तर 17 का बी हो जाएगा, लोथल में। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, लोथल को। लोथल को ही हम लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था क्या? देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। बताइए क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, अमाजू कहा जाता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है 20, कहता है सिंधु सभ्यता के मापन किस गुणक भार के हैं? 20 का उत्तर। तो ऑप्शन इसका और भी देख लेते हैं, इसका ऑप्शन आउट भी है, देख लीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, 16 के गुणक यानी गुणक के। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महाजनपद का क्षेत्र मुंगेर बिहार में था? कल से आपको डिटेल भी प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि डिटेल आप रहेगा तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। कल से मैं कोशिश करूँगा डिटेल आपके लिए ज़रूर से ज़रूर दे पाऊँ। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर आपका चंपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर निम्न में से कौन थे? तीसरा पूछा गया है। और 24वां सभी को पता है कौन है, तो 24वां महावीर हैं। तीसरा पूछा गया है तो तीसरा उत्तर करिएगा 22 का संभवनाथ। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो 23 का उत्तर देखा जाए तो आपका कालीबंगा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से पूछा गया है कौन सा कथन है जो असत्य है, तो बताइए, पढ़ लीजिए फिर आंसर करिए। समय दिया जा रहा है आपको। देखिए इसका उत्तर आपका जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी या फिर नहीं है। यही आपका ऑप्शन जो है असत्य है, गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को या फिर बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? तो ऑप्शन आगे भी आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 25 का आंसर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे है,
तो 25 का देखिए उत्तर आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इनमें से पूछा गया है कौन सा मिलान है जो गलत है 26 का। तो देखिए इसका उत्तर आपका द्वैताद्वैत रामानुज, यही आपका ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी, जीवक। जीवक याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक का उपनाम कुड़िक था? कुड़िक, अजातशत्रु है, बिंबिसार है, बृहद्रथ है, कनिष्क है। तो आप किसका आंसर कौन किए होंगे? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, अजातशत्रु। यानी अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक था। याद रखिएगा, ए उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कहता है, चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। निम्न में से कौन सा कथन बिंदुसार के बारे में असत्य है? ठीक है, देखते हैं क्या कहता है कि बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। दूसरा कहता है 29 नंबर है ना, हाँ, तो इसमें वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रबाहु कहा गया था, ज्ञान ग्रंथों में बिंदुसार को हिंदसेन कहा गया था। तो इसका देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी नहीं, यानी सभी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लिखित है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर करके बताइएगा। चलिए बताइएगा कि 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लिखित है, बताइए। चलिए इसके आगे भी हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या कहता है, ताकि आप आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए बताइएगा कौन से मंडल में है। तो अब तक ने आप तो आंसर कर ही दिया होगा, 7वें मंडल में आपका उल्लेखित किया गया है। आपका यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? कोशिश कीजिए एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका उपगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। 31 का आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, आजीवन संप्रदाय के संस्थापक किसने किया था? तो सही आंसर देखा जाए तो मखली गोसाल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अशोक ने निम्न में से किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए प्रेरित किया? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 33 का ऑप्शन डी, 14वीं शिलालेख। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका 33 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है कि अशोक का निम्न में से कौन सा स्तंभ लेख बिहार में स्थित नहीं है? बताइए कौन सा है जो आपका बिहार में स्थित नहीं है, कौन सा स्तंभ लेख है? तो देखिए इसका उत्तर याद रखिएगा, 34 का आपका टोपरा स्तंभ लेख हो जाएगा। ये आपका बिहार में स्थित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली थी? ठीक है, तो आप सभी लोग को ऑप्शन दिखा दे रहे हैं ताकि आंसर करने में अच्छा हो। चलिए ये भी आपका ऑप्शन है 3, बताइए। तो 35 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुसीम हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। 36 का उत्तर करिए। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। एक बार पढ़िए फिर आंसर करिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ये सब जो क्रम वगैरह पूछा जाए तो गलत ना हो। ठीक है, देखिए इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। एक हिंदू, यूनानी, फिर शक, पल्लव, फिर कुषाण। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न,
भारत में सबसे पहले निम्न में से किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? सबसे पहले ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 37 का उत्तर आपका हिंदू यूनानी हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, ये आप कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब बताइएगा किस क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वास्तुकला हो जाएगा। यानी वास्तुकला के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे अधिक कुषाण काल में आपका यहाँ पे विकास हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? प्रथम गुप्त शासक पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए 39 का, तो आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नोट करिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। करेक्ट आंसर देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, कौन सा? देखिए ऑप्शन आपका देवगढ़ है, नागौर है, उज्जैन है, भूमरा है। तो इसमें से आप क्या सही मारेंगे? इसमें से आप उज्जैन सही मारिएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यानी उज्जैन में गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं? मैं आपको आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ पाए। मैं फास्ट इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आप सही क्वेश्चन करें, हड़बड़ा के जल्दीबाजी में क्वेश्चन आप सही मतलब गलत न कर पाएँ। ठीक है, समझिए फिर आंसर करिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, महायान। महायान आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारक को बताया? सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आप मारेंगे बताइए? इसका उत्तर मारिएगा आर्यभट्ट, उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर कहता है कि चोल वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला पॉइंट कहता है कि इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, आगे देख लेते हैं। और दूसरा कहता है कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, और तीसरा कहता है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार परांतक चोल ने किया था। तो इस तरीके से इसका जब आप आंसर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका 44 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक और तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर कहता है तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को हार हुई थी? तो सभी को पता है प्रथम में जीता था, तीसरा में हार गए थे वो। तो 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। यानी प्रथम में वो जीत गए थे, दूसरा में उनको हार की सामना करना पड़ा था। ठीक है। अगला प्रश्न, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसे कहा जाता था क्या? जिसे क्या कहा जाता था बताइए? तो उसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी? जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 47 का। अगला प्रश्न देखते हैं। 48 कहता है कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक कौन थे? अगर आपको याद है तो आपने आंसर किया होगा उपेंद्र राज, जो कि सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 49 नंबर। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था?
बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर देखा जाए तो आपका सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर आपने क्या किया, मतलब कौन सा ऑप्शन किया? तो इसका उत्तर आपका पाल वंश हो जाएगा, जो कि डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अब बताइए कि आप इन 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। कल से आपका आगे का 10 पेज लीजिएगा, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो 20 पेज का था। कल आपका 10 पेज का होगा, ठीक है, 10 पेज का याद रखिएगा। कल आप इसके आगे का पढ़ लीजिए, फिर आपको आंसर करने में बहुत मज़ा आएगा और इससे आपको चीज़ें क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो कोशिश किया जाएगा कि आपको लूसेंट कवर कराया जाए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि आप 2-4 बार पढ़ेंगे, आपको डाउट भी क्लियर होगा और आपका बिहार से पीटी और कोई भी एग्जाम इससे आप अच्छा खासा निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगला वीडियो जल्द ही आपका आएगा बिहार SI PT का।